बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि इसका प्रभाव जनमानस के रहन सहन, प्रति व्यक्ति अर्जित होने वाली आय और सामाजिक सुधारों पर पड़ती है। इसलिए हमें इस समस्या से निपटने के लिए दो तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर एक निश्चित रूप से रोक लगाकर आगे आने वाले 10 वर्षों में वर्तमान दर से 1/3 दर पर ले आना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार और दूसरा, आय के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योग और ग्रामोद्योग पर आधारित स्वरोजगार की प्रक्रिया को अपनाना। ग्रामोद्योग के अंतर्गत वे सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके माध्यम से लोग ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी उत्पाद या सेवा को अपनाकर अपनी आय अर्जित करने का स्रोत बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, हस्तशिल्प व चर्म विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विकास का कार्य करने के लिए राज्य शासन ने इससे संबंधित बोर्ड या निगमों की स्थापना की है और इनके माध्यम से प्रदेश भर में विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं अपनाई हैं। अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह मिलते जुलते निगम या विशेष संस्थाएं गठित की गई है जिनसे ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिल सके। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब समय आ गया है कि इनके साथ भावनात्मक जुड़ने के बजाय इनके उत्पादों को वास्तविक तौर पर देखें और इनमें समय के अनुसार परिवर्तन करें। उदाहरण स्वरूप, खादी उत्पादन और उसके उपयोग में जहां पहले जन जन की भागीदारी एवं गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात की जाती रही है और जिसका इतिहास देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है, अब कोई भी व्यक्ति उस नज़रिए से खादी को अपनाना नहीं चाहता। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इसमें इस तरह का परिवर्तन किया जाए कि लोग इसे प्राथमिकता के तौर पर अपनाएं और उत्पादन तथा सेवा की वृद्धि में अपना योगदान दे सकें। ठीक उसी तरह से हथकरघा और हस्तशिल्प की बातें भी जुड़ी हैं, जिसके अंतर्गत लोग अब इसकी उपयोगिता सजावटी सामानों की प्राथमिकता और गुणवत्ता के आधार पर क्रय करना चाहते हैं। साथ ही इन वस्तुओं की उपयोगिता पर अपनी प्राथमिकताएं देते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन सब में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाए, जिससे लोग इन उत्पादों में आस्था जता सकें और अपने उपयोग के लिए क्रय कर सकें। चूँकि ग्रामोद्योग ही खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने में सक्षम है, इसलिए इसकी गुणवत्ता की बात पर लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे वे सकारात्मक कार्य कर सकें और उन्हें अच्छा उत्पाद समझकर उपयोग के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकें। हथकरघा के क्षेत्र में प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी काफ़ी प्रगति हुई है। इससे बने उत्पाद अब बड़ी इकाइयाँ, उसी तरह हस्तशिल्प के उत्पाद निर्यात बढ़ाने में काफ़ी सक्षम रहे हैं। इस कारण दोनों क्षेत्रों में काम करने पर रेशम के उत्पादों के साथ साथ खादी, ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी प्रगति देखी जा सकती है। भारतवर्ष में पिछली कई पीढ़ियों से जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है
उसकी जड़ें उस वृक्ष की जड़ें हैं जिसे एक दूसरी जलवायु तथा बाहरी प्रदेश से लेकर भारत में रोपा गया था। अतः हम अपने बच्चों को जो ज्ञान, अनुभव व कौशल दे रहे हैं वह मुख्यतः पश्चिम की ज्ञानार्जन की परंपरा के विकास, प्रचार, प्रसार और उपलब्धियों को समझने पर जोर देती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय चिंतकों, विचारकों और राजनेताओं ने इस संदर्भ में सही मूल्यों को नहीं समझा। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को जाना था और 1931 में लंदन में दिए गए एक वक्तव्य में कहा भी था कि स्वतंत्र भारत में वह हर गांव में लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगे जिसके संचालन, गुणवत्ता, विकास और प्रगति का उत्तरदायित्व समाज के लोगों पर होगा। उन्हें ही इसे सुव्यवस्थित करने और सुधारने का अधिकार भी होगा। बुनियादी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना, उसकी सारी अवधारणा अब तक भारत की जड़ों से शिक्षा को जोड़ भी देती, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन नीति निर्धारकों ने संभवतः इस उद्देश्य को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया। आज की शिक्षा की परिस्थितियों को समझने के लिए यह एक आवश्यक बिंदु है। 1968 की शिक्षा नीति में गणित तथा विज्ञान को कक्षा 10 तक लड़के और लड़कियों के लिए आवश्यक करना, पर्यावरण शिक्षा का महत्व सिखाना, अध्यापक प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाना, भाषा सुधार कार्य, अनुभव और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझना इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य रहे हैं। यह एक अलग बात है कि कार्यान्वयन कितना हो पाया। सदियों से हमारी परंपरा रही है कि कोई भी भजन या आरती गाते समय अनायास ही हमारे हाथ तालियां बजाने लगते हैं और हम तल्लीन होकर ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब कभी हम किसी दृश्य या किसी बात पर बेहद खुश होते हैं तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में हम ताली बजाने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भजन, आरती या फिर खुशी जाहिर करने के लिए ताली ही क्यों बजाई जाती है? घर के बड़ों या फिर आसपास के लोगों की देखा देखी कब यह हमारी आदत में शुमार हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए इस बात पर सोचने विचारने का हमें कभी ख्याल भी नहीं आता। लेकिन विभिन्न शोधों द्वारा पता चला है कि ताली बजाना स्वास्थ्य की दृष्टि से तो लाभदायी है ही, उससे कई रोगों का इलाज भी संभव है। अब यह तथ्य तो हर किसी को हैरान कर देगा, अतः हमने भी अपनी हैरानी व जिज्ञासा शांत करने के लिए इस विषय के जानकार से बात की, जो कि इस क्रिया को अपनाकर पिछले 9 सालों से किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं हुए। इस विषय की जानकारी के अनुसार आरती या भजन गाते वक्त ताली बजाने की धार्मिक प्रथा का प्रचलन काफ़ी वैज्ञानिक महत्व का है। शरीर व स्वास्थ्य की दृष्टि से यह क्रिया बेहद लोकप्रिय और लाभदायक है। इससे न सिर्फ हम रोगों के आक्रमण से बचते हैं, हमें आत्मसंतुष्टि व शांति की अनुभूति भी होती है, बल्कि कई लोगों का इलाज भी इससे होता देखा गया है। बड़े बड़े रोगों का इलाज इससे होता देखा गया है।
व आनंद की अनुभूति मिलती है।